अरे लिख लिया क्या? यहीं चल रहे थे ना हम? ये लिख लिया था ना आपने? ये कितने कारक हो गए थे? 7 कारक हो गए थे ना? 8वां कारक लिखो तो। आठवां कौन सा खोजा था? प्रकृतिवादी बुद्धि। लिखो 8वां प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि कौन सी बुद्धि है? प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सम्मिलित होंगे इसमें? जो प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। किसान, प्रकृति प्रेमी और वनस्पति वैज्ञानिक और जंतु वैज्ञानिक। और बताओ देखें। हाँ, पक्षी वैज्ञानिक आ जाएगा। हैं? हाँ है। जायावा व्यक्ति, यायावर। वो तो जंगलों में भटकने वाला, वो जंगलों को ज्यादा थोड़ी जानता है। तो है भूगोल वेता नहीं, शिकारी। अरे भगवान जाम्बो जी प्रकृतिवादी बुद्धि के थे। हैं? क्या? कैसे प्रकृतिवादी बुद्धि में होगा? पेड़ पर रहता है क्या? थोड़ा समझ यार। ये छोरे कह रहे हैं ब्याह कर दिया तेरा। यदि कर दिया तो मुश्किल है। लिख लिया क्या? अरे ये तो मत लिखना, फिर आप कहोगे ये कैसे है क्या है। जाम्बो जी प्रकृति वैज्ञानिक थे? थे नहीं थे? वापस लिखो। लिख लोगे तुम? ये लो। तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी से ये तो जाने ही प्रकृति के लिए गए हैं। ये तो जाने ही किसके लिए गए हैं? प्रकृति के लिए। लेकिन इनको हार्वर्ड गार्डनर नहीं जानता है बस, इसलिए उसने नहीं लिख के दिया है। हम तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखना एक बार, लिखना नहीं है ना। एक नौवां कारक जो खोजा गया ना, नौवां कारक जो खोजा गया, एक कारक तो खोजा गया आध्यात्मिक बुद्धि। कौन सी है? आध्यात्मिक। और एक है अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। और एक कौन सा है? देखना एक बार। आध्यात्मिक बुद्धि। अच्छा, अस्तित्ववादी बुद्धि में वो लोग सम्मिलित होंगे, वो लोग सम्मिलित होंगे जो जीवन के अस्तित्व को पहचानते हैं, जो जीवन के अस्तित्व। मैं ये कहूंगा कि इसमें समाज का अस्तित्व जिस वजह से टिका हुआ है वो लोग इसमें सम्मिलित होंगे, जो वास्तव में समाज को समाज का आईना दिखाते हैं, दर्पण दिखाते हैं। अच्छा, ऐसे कौन लोग होते हैं जो अस्तित्ववादी होते हैं? तो आपको पता है ना, बड़े बड़े दार्शनिक, दार्शनिक बहुत बड़े दार्शनिक होते हैं। इसमें बहुत बड़े विचारक सम्मिलित होते हैं, इसमें बहुत बड़े चिंतक सम्मिलित होते हैं ना। ये जो महान दार्शनिक होते हैं, महान विचारक होते हैं, महान चिंतक होते हैं और महान साहित्यकार होते हैं, वो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। भाई जिनकी वजह से समाज का अस्तित्व बना हुआ है, यही तो लोग बताते हैं ना समाज किस दिशा में जा रहा है। किस, आपने देखा होगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, सुना है ना आपने? इसका मतलब साहित्य समाज का दर्पण, मतलब समाज कैसा है उसको आईने में कौन दिखाता है? साहित्यकार दिखाता है। तो ये जो बड़े बड़े महान दार्शनिक चिंतक विचारक होते हैं ना, ये लोग अस्तित्ववादी बुद्धि में आते हैं, जिनकी वजह से अस्तित्व टिका होता है।
फिर आध्यात्मिक बुद्धि। अच्छा, आध्यात्मिक बुद्धि में कौन आएंगे बताओ देंगे? आध्यात्मिक बुद्धि में वो व्यक्ति जो आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, वो व्यक्ति जो किसको? आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। ये 2009-10 में ही खोज लिया गया था ये बिंदु, लेकिन ये हार्वर्ड गार्डनर जोड़ने वाला था अपने सिद्धांत में, लेकिन उतने में अपने वाले साधु एक के बाद एक जेल में जाने लगे। पहले वो दावा करते थे बड़े बड़े लोग कि हम आत्मा को किससे मिला देंगे? परमात्मा से मिला देंगे, लेकिन वर्तमान में इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। ये पोस्ट खाली है। यदि आप इसमें ज्वाइन करते हैं सिलेबस खुद को ही ढूंढना है। सिलेबस, सैलरी, सब कुछ सब अथाह है। बस ये संघर्षों से चुनौती लेनी है, संघर्ष करना है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का दावा ही नहीं करना है, मिलाना भी है। दावा तो खूब लोग करते हैं, उसको मिलाना भी है। पे ग्रेड अपार है। फिर इसमें आपका नाम आ जाएगा, यहां पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद लिख लो हैं। हाँ, छोटे मोटे साहित्यकार उधर आ जाएंगे, इधर बड़े बात साहित्यकार आ जाएंगे। क्या लिखा है? अस्तित्ववादी में तो लिख लिया, फिर आध्यात्मिक में लिख लेना। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले लोग हैं जल्लाद। हाँ, नहीं यार, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, जैसे जैसे में फिर हैं कौन? मीरा। आ जाएगी। हाँ, तो वो परमात्मा से विलीन होता है, वो भी होता है उसमें। मीरा आ जाएगी इसमें। अरे क्या हो गया? क्या क्या बातें चल रही है? हैं? लिख लिया है? मैं तो कह रहा हूं पोस्ट खाली है, आप कह रहे हो एग्जाम्पल कौन है? पोस्ट थोड़े रुक जाते ना बाबा आसाराम बापू, तो लिख देते इसमें। हैं? अब तो लिखे तो लोग लट लेके हमारे पीछे हो जाए। हो गया सिद्धांत, कारक के सिद्धांत पूरे हो गए। बिल लगा के लिखो, डोल नहीं है तुम्हारा, तुम लिखो। समझ ही नहीं रहे तुम बातों को। मैं 1000 बार कह रहा हूं यार चुप रह जाओ ने। अब हर बार कहने इसका क्या मतलब है? लिखो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है। सबसे ज्यादा तू ही गड़बड़ कर रहा है। अब मुझे एक बात बता, इस क्लास में तू जितना बोला होगा उतना शायद कोई नहीं बोला होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू गलत बोल रहा है, सही बोलना भी गलत होता है। जगह होनी चाहिए, उसकी उचित स्थान समय होना चाहिए। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत लिखो। देखो, इन सिद्धांतों का मानना है कि 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 बुद्धि एक प्रक्रिया के रूप में
इन सिद्धांतों का मानना है कि बुद्धि एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है, प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। इसमें एक सिद्धांत का नाम लिखो, त्रिचापीय। त्रितंत्रीय, त्रिघटकीय, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। ट्राइआर्किक थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, प्रोसेसिंग थ्योरी। यह सिद्धांत किसने दिया? इस सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है? वेरी गुड, स्टर्नबर्ग। 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 क्या हो सकता है यार? तुम थोड़ा सोचो तो सही यार, थ्योरी ही तो है, हैं? ट्राइआर्किक थ्योरी या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। देखो हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, त्रिकारकीय सिद्धांत। अंग्रेजी बताते जाओ। थ्री फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? स्पीयरमैन। एक सिद्धांत पढ़ा था हमने, त्रिआयामी सिद्धांत। अंग्रेजी बताओ। थ्री डायमेंशनल थ्योरी, गिलफोर्ड ने दिया। एक सिद्धांत हमने पढ़ा था, त्रिस्तरीय सिद्धांत। अंग्रेजी थ्री स्टर्टम थ्योरी, किसने? जॉन कैरोल ने। एक सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिचापीय सिद्धांत। अंग्रेजी होगी ट्राइआर्किक, ट्राइआर्किक थ्योरी। और प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? स्टर्नबर्ग। ठीक है, लिखो तो, छापो। बस केवल नाम ही लिखना था ना। नाम ये लिखना था कि भाई ये बुद्धि को क्या मानता है? ये बुद्धि को एक प्रक्रिया मानता है। क्या मानता है? प्रक्रिया। जिस प्रकार से सूचना प्रक्रमण होता है ना, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचनाओं का क्या होता है? प्रोसेस होता है। सूचनाएं क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है। और सूचनाएं के प्रोसेस करने की जो योग्यता है या शक्ति है ना, वही क्या है? बुद्धि है। वो जो सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है ना, वो ये कहती है कि सूचनाओं की प्रोसेसिंग तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। सूचनाओं की प्रोसेसिंग तीन प्रकार की होती है। इसका मतलब ये कह सकता है कि बुद्धि एक प्रक्रिया है, लेकिन वो बुद्धि तीन प्रकार की प्रक्रियाओं के रूप में कार्य करती है। बुद्धि कार्य कितने प्रकार के करती है? तीन प्रकार। कर रही तो प्रोसेस के रूप में ही है, लेकिन प्रकार कितने बता दिए इसके? तीन। इसका मतलब है बुद्धि तीन प्रकार के कार्य करती है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के कार्य करती है। कौन कौन से बताए इसने? बुद्धि तीन प्रकार के कार्य करती है। एक बुद्धि को इसने नाम दिया है घटकीय बुद्धि। क्या नाम दिया है?
या इसी को कहा इसने विश्लेषणात्मक बुद्धि। एक इसने बुद्धि को नाम दिया है अनुभाविक बुद्धि। क्या नाम दिया है? अनुभाविक। या इसी को नाम दिया है इसने सृजनात्मक बुद्धि। एक बुद्धि होती है सांदर्भिक बुद्धि। संदर्भ होता है ना, सांदर्भिक बुद्धि। इसी को इसने नाम दिया है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक। देखिए, एक एनालिटिकल होती है, एक क्रिएटिव होती है और एक आपकी बिहेवियरल होती है। एक विश्लेषणात्मक होती है, एक सृजनात्मक होती है, एक व्यवहारिक होती है। इस विश्लेषणात्मक को इसने घटकीय नाम दिया है, सृजनात्मक को इसने अनुभाविक नाम दिया और व्यवहारिक को इसने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? सांदर्भिक। अच्छा, इतने से नहीं रुका ये, इसने फिर कहा है कि बुद्धि जो कार्य कर रही है, ये तो 3 प्रकार के कार्य कर रही है बुद्धि। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन प्रत्येक प्रकार के कार्य में बुद्धि को प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? प्रत्येक प्रकार के कार्य में किसकी जरूरत पड़ रही है? प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ रही है, मतलब संक्रिया की जरूरत पड़ रही है। यह कह रही है कि बुद्धि की जो संक्रिया होती है ना, बुद्धि की संक्रिया, बुद्धि की जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग 3 चरणों से होकर गुजरती है। देखो, जैसे बताया ना कि अभिप्रेरणा कितने चरण में होती है, अभिधिगम कितने चरण में, ऐसे कह रहा है कि बुद्धि अपना जो पूरा कार्य होती है ना, वो बुद्धि अपना पूरा कार्य 3 चरणों में पूरा कर लेती है। कितने चरण होते हैं उसके? 3 चरण। और 3 चरणों को 3 घटकों का नाम दिया है इसने। इसने कहा है कि एक घटक जो होता है ना, वो मेटा घटक होता है। क्या होता है? मेटा घटक। दूसरा जो घटक होता है ना, उसको इसने नाम बताया निष्पादन घटक। क्या नाम होता है? निष्पादन घटक। और तीसरा जो होता है ना, वो ज्ञान या सूचना संग्रहण घटक होता है। सूचना संग्रहण घटक होता है। ज्ञान या सूचना संग्रहण घटक होता है। बस इतनी सा सिद्धांत है? बाहर ही नहीं लगा ना, हवा ही नहीं लगी ना। हाँ, अच्छा, कैसे हवा लगे? तो इसने बताया ऐसे ही। समझाऊं मैं ना, कोशिश करो देखे समझने का। बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें, फिर भी आप कोशिश करो। इसने कहा है कि बुद्धि में 3 प्रकार के कार्य। पहले तो मैं ये बताता हूं, बुद्धि एक प्रोसेसिंग होती है ना, वो 3 चरणों में होकर गुजरती है। कितने चरणों में? जिसको इसने घटक नाम दिया है मेटा घटक। मेटा शब्द इंग्लिश का ही है, मेटा कंपोनेंट्स बोलते हैं उसको। मेटा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब होता है घटक। निष्पादन को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन या निष्पादन, मतलब उस कार्य को करना, वास्तव में क्रियान्वयन। अच्छा, एक होता है आपका, ये होता है आपका ज्ञान सूचना संग्रहण, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्टिव या इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स होता है, मतलब सूचना का एक घटक होता है। पहला तो होता है किसका? मेटा का घटक। दूसरा होता है आपका निष्पादन का घटक और तीसरा होता है सूचना का घटक। 3 घटक होते हैं, सूचना का संग्रहण जिसमें होता है। अरे मैं समझाऊं, यह कह रहा है कि बुद्धि कह रही है कि बुद्धि को जब कोई भी कार्य करना होता है ना, तो बुद्धि सबसे पहले चरण में उस कार्य की योजना बनाती है। क्या करती है? हम जब कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बुद्धि सबसे पहले कार्य करने के लिए क्या करती है? प्लानिंग करती है। क्या करती है? योजना बनाती है, प्लानिंग करती है। उस प्लानिंग करने वाले घटक को बोलते हैं मेटा घटक। क्या बोलते हैं? मेटा घटक। पहले तो प्लानिंग कर ली इसने, उसके बाद अगले चरण के रूप में बुद्धि वास्तव में जो प्लानिंग की थी ना, उस प्लानिंग को धरातल पर उतारती है। धरातल पर उतारने का मतलब उस मशीन को चलाती है। पहले तो यह सोचती है कि मशीन को कैसे चलाना है, पूरी प्लानिंग करती है, और उसके बाद अगले चरण जो होता है ना, उसमें उस मशीन को चलाती है। मतलब वास्तव में निष्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो योजना बनाई थी उस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए इसको निष्पादन घटक या क्रियान्वयन घटक हम लोग बोलते हैं। और जब क्रियान्वयन घटक हो जाता है तो उसके बाद में जो भी नए ज्ञान और पुराने ज्ञान कैसे ही करके बुद्धि ने जो परिणाम निकाले हैं, उन परिणामों को एक जगह क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है। उस घटक का नाम क्या होता है? उस घटक का नाम होता है सूचना या ज्ञान संग्रहण घटक। अरे सीधी सीधी 3 बात याद रखनी है। पहले क्या बनाओ? योजना। उस योजना को दूसरे चरण में क्रियान्वित करो, और क्रियान्वित करने के बाद तीसरे चरण में उसके परिणाम को रिकॉर्ड में रख लो, मतलब लिख लो, मतलब संग्रहित कर लो। बुद्धि 3 चरणों में होकर गुजरती है। सबसे महत्वपूर्ण चरण दूसरा वाला होता है,
क्योंकि वास्तव में बुद्धि काम कहां कर रही होती है? निष्पादन में। पहले में प्लानिंग, दूसरे में निष्पादन, और तीसरे में क्या हो जाता है? जो परिणाम आया उस परिणाम को क्या कर लेती है? बस ये 3 घटक है। मतलब उल्टे सीधे नाम देने थे इसको, बाकी तो बात यही है कि पहले प्लानिंग करो, फिर उसको काम करो, क्रियान्वित करो, और फिर पहले जैसे मैंने आपको पूछा कि 5 और 4 कितने होते हैं? होते हैं। ऐसे इतना जल्दी काम नहीं हुआ है। पहले आपने के मस्तिष्क ने इस पर क्या किए? प्लानिंग, और प्लानिंग करने के बाद उस मस्तिष्क ने क्रियान्वित किया, और क्रियान्वित करने के बाद लास्ट में आपने सूचना का क्या कर लिया? संग्रहण कर लिया। अब उस संग्रहण की हुई सूचना से फेंकते जा रहे हो रास्ते में, मुझे बता रहे हो नो, किसी और को बता रहे हो। इसका मतलब यह है कि वो स्टोर पड़ा रहता है। कितने घटक होते हैं? 3। कोई भी कार्य करेगी ना बुद्धि, उसके लिए तीनों चरणों से होकर गुजरेगी। तो प्रोसेसिंग हो गई कि नहीं होगी? और प्रोसेसिंग में घटक तत्व होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो प्रोसेसिंग हो गई। फिर यह कह रहा है कि बुद्धि 3 प्रकार के कार्य करती है। कितने प्रकार के कार्य करती है? 3 प्रकार। यदि बुद्धि किसी भी समस्या का समाधान विश्लेषण संश्लेषण के आधार पर निकालती है, मतलब बुद्धि किसी भी समस्या का समाधान घटकों के, तत्वों के, या फिर जो आपने उसको विषय वस्तु दी है उसके संश्लेषण विश्लेषण के आधार पर यदि परिणाम निकाल रही है ना, तो उस बुद्धि को बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है। या तो वो बुद्धि, देखो 3 तरीके से, ये कह रहा है 3 तरीके से परिणाम निकाले जा सकते हैं। या तो बुद्धि काम कर सकती है विश्लेषणात्मक तरीके से। विश्लेषणात्मक मतलब एनालिसिस करके, विश्लेषण संश्लेषण जोड़ बाकी गुणा भाग करके उसका क्या निकालना है? उत्तर निकालना है। अनुभविक या सृजनात्मक कहती है कि बुद्धि के सामने जब कोई समस्या आई है, और वो समस्या उसके बाद में पहली बार आई है, या फिर ये कहें कि समस्या तो भले ही आई है, समस्या पहले से ही आई हुई हो, लेकिन उस समस्या का यदि कोई सृजनात्मक तरीके से अपने अनुभव के आधार पर क्रिएटिव तरीके से कोई नया उसका समाधान निकाला जा रहा है, जो समाधान बुद्धि ने पहली बार निकाला है, इस प्रकार की बुद्धि को क्या बोलते हैं? सृजनात्मक। अर्थात बुद्धि के इस प्रकार का कार्य जो संश्लेषण विश्लेषण के आधार पर हो, वह तो विश्लेषणात्मक बुद्धि। बुद्धि का इस प्रकार का कार्य जो समस्या का किसी नए समाधान को खोजता हो। अरे सृजनात्मकता शब्द का मतलब क्या होता है? नई चीज का निर्माण होता है कि नहीं होता है? जब पहली बार बुद्धि ने कोई कार्य किया हो ना, नया कार्य किया हो, तो उस कार्य को हम लोग किस में रख देते हैं? सृजनात्मक में रख देते हैं। और फिर एक कहती है कि बुद्धि में पहले से कुछ ऐसी स्मृतियां, ऐसे पूर्व ज्ञान स्टोर होते हैं जिनके कारण वो दिन प्रतिदिन की समस्याओं को, व्यवहार में आने वाली समस्याओं का समाधान करती रहती है बुद्धि। उस प्रकार के कार्यों को किस में सम्मिलित कर दिया जाता है? व्यवहारिक बुद्धि में सम्मिलित कर दिया जाता है। यदि बुद्धि दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर रही है तो व्यवहारिक, यदि संश्लेषण विश्लेषण के आधार पर समाधान कर रही है तो विश्लेषणात्मक, और यदि समस्या के नए समाधानों को खोज रही है तो सृजनात्मक। बस 3 ही प्रकार के काम है। या तो दिन प्रतिदिन के काम होंगे, या संश्लेषण विश्लेषण के आधार पर करेगी, या फिर बुद्धि कोई नया समाधान निकाल लेगी। 3 ही प्रकार के कार्य बुद्धि करती है। बोलो आज के आनंद की। इतना तो आया ही नहीं यार। हाँ? लिखो। प्रतिपादन किसने किया? स्टैंड पर। लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के कार्य करती है। बुद्धि कितने प्रकार के कार्य करती है? 3 प्रकार के कार्य करती है। नंबर 1 लिखो। घटकीय ओब्लिक विश्लेषणात्मक बुद्धि। घटकीय ओब्लिक विश्लेषणात्मक बुद्धि। घटकीय ओब्लिक विश्लेषणात्मक बुद्धि। लिखो। लिखो। इसमें विषय वस्तु के
इसमें विषय वस्तु के संश्लेषण विश्लेषण के आधार पर विषय वस्तु के संश्लेषण विश्लेषण के आधार पर समस्या समाधान किया जाता है। समस्या समाधान किया जाता है। समस्या समाधान किया जाता है। दूसरा लिखो, अनुभाविक ऑब्लिक सृजनात्मक। अनुभाविक ऑब्लिक सृजनात्मक। अनुभाविक ऑब्लिक सृजनात्मक। अनुभाविक ऑब्लिक सृजनात्मक। इसमें लिखो, इसमें अनुभवों के आधार पर सृजनात्मकता का उपयोग करते हुए अनुभवों के आधार पर सृजनात्मकता का उपयोग करते हुए सृजनात्मकता का उपयोग करते हुए अनुभवों के आधार पर सृजनात्मकता का उपयोग करते समस्या के नए समाधान तक नए ऑब्लिक मौलिक लगा लेना। समस्या के नए ऑब्लिक मौलिक समाधान तक पहुंचा जाता है। मौलिक समाधान तक पहुंचा जाता है। नंबर 3 लिखो, कौन सी हो जाएगी? सांदर्भिक या व्यवहारिक। सांदर्भिक, संदर्भ होता है ना, उसके आगे इक प्रत्यय लगाना है। सांदर्भिक और क्या होती है? व्यवहारिक। इसमें लिखो, अच्छा कई बार मैं ये सोचता हूँ कि यार ये लोग इतने नींद में क्यों रहते हैं? आपकी गलती नहीं, आप नहीं। आज आपको पता है ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस निकाला आरपीएससी ने, निकाला, थोड़ी देर में वापस हटा लिया उसको। हटा क्यों लिया? मेरे जैसे लोग पहुंच गए वहां। आरपीएससी ने पहले सिलेबस, कार्मिक विभाग को आरपीएससी ने ऑर्डर दिया। ग्रेड फर्स्ट में क्या 2 पेपर होते हैं आपको पता हो तो? एक पेपर पहला होता है जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबके 4-4, 5-5 आते हैं। हिंदी के 4 अंक, विज्ञान के 4 अंक, इंग्लिश के 4 अंक, 5 अंक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसमें जो आपका स्कूल मैनेजमेंट मैंने आपने को पढ़ाया ना, वो उसके फर्स्ट पेपर में आता है और उसके 15 क्वेश्चन आते हैं। फिर सेकंड पेपर में क्या होता है कि 120 सवाल तो सब्जेक्ट के आते हैं और 30 सवाल आते हैं साइकोलॉजी, पेडागोजी और आईसीटी। मतलब साइकोलॉजी के 20 हो गए, पेडागोजी के 5 हो गए और आईसीटी के 5 हो गए, इस हिसाब से आते हैं। कार्मिक विभाग ने एक आदेश निकाला पिछले दिनों। उस आदेश में निकाला कि साइकोलॉजी पहले पेपर में होनी चाहिए। तो आरपीएससी ने जब वैकेंसी जारी की, विज्ञापन जारी किया, तो उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी को डाल दिया पहले पेपर में और पेडागोजी और आईसीटी को उधर ही रखा है। और पहले पेपर में अब यही कह दिया 75 क्वेश्चन ही आएंगे, 75 ही होंगे। अब यह समझ नहीं बैठ रहा है कि मामला यार साइकोलॉजी के 2-3 सवाल ही दोगे क्या आप? और उसमें से किस में से काट के? मैनेजमेंट को पिछले दिनों कम कर दिया, 10 सवाल ही दे रहे हैं। अब 10 में से मुझे लगता है 4-5 सवाल तो स्कूल मैनेजमेंट और 4-5 सवाल साइकिल, और तो कोई इनके पास इलाज ही नहीं बचा है, जगह ही नहीं, क्योंकि सबके 4-4 आ रहे हैं तो इनके भी 4-4 आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, जो देंगे वो देंगे। लेकिन आज जो सिलेबस डाला ना वो पिछला कॉपी पेस्ट कर दिया। तो पिछला सिलेबस था ना, उसको ठीक डिट्टो उतार के फेंक दिया साइड पर।
अब उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी सेकंड पेपर में दे दिया। कम से कम इतनी चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए ना कि यार हमने पहले क्या निकाला था, कार्मिक विभाग क्या कहता है, अब उसको कैसे निकाला जाना चाहिए। पहले तो उसको कॉपी पेस्ट किया, फिर उसको 2 घंटे बाद वापस हटाया, अब उस पर समीक्षा करेंगे, उसको इधर डालेंगे। पता नहीं क्यों नींद में रहते मन, मुझे लगा ये बेच ही सोता है, सभी सोते हैं। वो भी नींद में ही है, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है। आपका कोई दोष नहीं है, हैं? पता नहीं, अरे दवाई लिया हुआ तो अच्छी बनाता है यार, ऐसा नहीं है, दवाई लिया हुआ तो अच्छा बना देगा। वो ध्यान ही नहीं देते होंगे, उनको लेना देना ही नहीं होगा, बोले फर्स्ट ग्रेड, हाँ ठीक है निकाल दो, चलो ये डाल दो, ये डाल दिया। अरे भाई देख यार, हम लोग इतनी मेहनत में लगे हुए हैं और तू समझ ही नहीं रहा है। कौन है पता नहीं, कौन निकालते हैं, कौन बनाते हैं। लेकिन आरपीएससी काम की नहीं है ना, जवाब नहीं देती है, हैं? मेंस चेंज का तो पता नहीं, भरोसा कुछ भी नहीं इनका, भरोसा कुछ भी नहीं है। मेंस में हमने तो लेटर लिखा है भाई, हमने कहा हमारे सब्जेक्ट में डिफाइन करके दो आप, ये नहीं चलेगा। आपने लिख दिया स्कूल प्रबंधन, नहीं चलेगा टॉपिक में। आपने लिख दिया नवाचार, नहीं चलेगा, इसमें बांट के दो, बताओ कौन कौन से नवाचार पढ़ने हैं हमें, डिफाइन करके देना। लेकिन बोर्ड किसी के बाप की नहीं सुनता है। लिखने से क्या होगा, करने से क्या हो जाएगा। तो हो सकता है बांट के दे यार, पिछली बार की तरह कितना हरामपना किया था, समझ नहीं आ रहा, सीधा उठा के दे दिया विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां। विद्यालय प्रबंधन मतलब यार एक सब्जेक्ट होता है पूरा, एक किताब पढ़ी हमने बीएड में विद्यालय प्रबंधन में, क्या पढ़े उसमें, क्या छोड़े हम, सिर्फ इतना लिख दिया नवाचार। ये लो नवाचार, तुम्हारे बाप का तो क्या जाता है, नवाचार तो वो भी है जो 1950 का 1951 में हुआ था, वो 50 वाले के लिए नवाचार है कि नहीं, वो इनोवेशन है कि नहीं है अपने आप में। तो जो मर्जी है ना वो उठा उठा के दे रहे हैं, सवाल ही ऐसे ही पूछ रहे हैं, एक यहाँ से पूछ लिया, एक वहां से पूछ लिया। बांटो इसको, नहीं चलेगा, नहीं सहेगी, नहीं सहेंगे, हैं? तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन हम यही कह सकते हैं, करें क्या, हमारे पास इलाज तो है ही नहीं ना, है क्या? नहीं नहीं जाएंगे, कोशिश करूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि अभी होने दो आप ये पात्रता, पात्रता से पहले पहले एक बार पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे मिल मिला के। अब की बार तो आदमी गजब का आया हुआ है, नाइस बंदा, कम से कम मिल तो लेता है। आलोक राज जी, भाई टाइम मांगा जाए तो वो मिल तो लेते हैं, तो उनको थोड़ा समझा के आऊंगा। मैं कहूँगा ये थोड़ा देखना, इसको गरीब बच्चे मारे जाएंगे, इसका फिक्स करना इसको, ये क्या क्या है? हाँ कोशिश, लेटर तो भेज ही दूंगा एक आध लिख के, तो क्योंकि पहले पिछले बार लिखा हुआ है, फोटोकॉपी करवा करवा के भेजता रहूंगा। लगेंगे तो 25 30 35 रुपए रजिस्टर के, इससे ज्यादा क्या लगना है। किसमें? वो तो बोर्ड ने लिखा है, बोर्ड ने लिखा है, बोर्ड का क्या कहें तो अब यार, बोर्ड में तो कोई अध्यक्ष ही नहीं, कोई बनना ही नहीं चाहता है बोर्ड में अध्यक्ष, है? अब यही तो समझ नहीं आ रहा ना, क्या पढ़ो, उसको पूर्व ज्ञान के आधार पर करके आना है आपको। पूर्व ज्ञान है राजस्थान जीके का, लिखो, लिख लो, पीछे दूसरी रामलीला शुरू हो गई मुझे लगता है, अलग रामलीला आ गई पीछे। जब तक मेरी महाभारत चल रही थी तब तक ठीक था, उन्होंने रामलीला शुरू कर दी। लिखो, शानदार भी किया, व्यवहारिक, इसमें लिखो इसमें लिखो नंबर 2 लिखनी है ना, 3 लिख रहे हैं क्या? लिखो इसके तहत दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान किया जाता है। दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके तहत दिन प्रतिदिन की समस्याओं, दिन प्रतिदिन की समस्याओं
का समाधान किया जाता है, का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट लिखो। बस हो गई तीनों प्रकार की। नेक्स्ट अलग से लाइन बदल के लिखो, लिखना इसी सिद्धांत में है। लिखो बुद्धि की प्रक्रिया, बुद्धि की प्रक्रिया निम्न तीन घटकों के माध्यम से पूरी की जाती है। बुद्धि की प्रक्रिया निम्न तीन घटकों के माध्यम से संपादित की जाती है। निम्न तीन घटकों के माध्यम से संपादित की जाती है। माध्यम से संपादित की जाती है। करो संपादित। नंबर 1 मेटा घटक, मेटा, मेटा META, मेटा। मेटा घटक हो गया। लिखो इसमें इसके तहत योजनाओं का निर्माण किया जाता है। योजनाओं का निर्माण किया जाता है। योजनाएं कौन सी? वो निःशुल्क दुग्ध वाली वो नहीं है योजनाएं है। हाँ मिड डे मील वो योजना ही नहीं है। कौन सी है? मतलब बुद्धि कोई भी कार्य करने के लिए उस कार्य को कैसे करेगी उसके लिए योजना बनाती है। तो आपको क्या लगा कि इसमें वो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना वो आएगी? लिखो क्या लिखा है? योजनाओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा लिखो नंबर 2 निष्पादन घटक, निष्पादन घटक निष्पादन घटक। इसमें लिखो इसमें इसमें पूर्व घटक में तैयार की गई योजनाओं का, पूर्व घटक में तैयार की गई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। क्रियान्वयन किया जाता है। की गई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। तीसरा सूचना संग्रहण घटक, सूचना संग्रहण घटक। सूचना को ज्ञान भी बोल सकते हैं ना। सूचना लिखो लिखो निष्पादन घटक के बाद उत्पन्न परिणामों, उत्पन्न परिणामों का भंडारण किया जाता है, का भंडारण किया जाता है।
भंडारण समझ गए ना? भंडारण वो भंडारा नहीं है। हाँ, भंडारण किया जाता है। हो गया सिद्धांत, समझ गए ना? कोई मुश्किल बात नहीं है ना इसमें। यह कि बुद्धि तीन प्रकार के काम कर रही है, एक तो विश्लेषण प्रकार के, एक सृजनात्मक प्रकार के, एक व्यवहारिक प्रकार के। और इधर जो बुद्धि की प्रक्रिया हो रही है वो कितने चरणों से गुजर रही है? तीन। पहला मेटा घटक, दूसरा निष्पादन घटक, तीसरा ज्ञान या सूचना संग्रह घटक। क्लियर? बस ये एक ही सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण है ही एक ही है ही। तो क्या दो के नाम और लिखने हैं? महत्वपूर्ण ये एक ही सिद्धांत है इसमें। एक का नाम और लिखो। लिखो पास मॉडल सिद्धांत। पास मॉडल सिद्धांत। पास मॉडल सिद्धांत। पास मॉडल किसने दिया? बहुत बढ़िया, इतने लोग जानते हैं। जेपी दास। एक और था इसके साथ में, जेक नागलिरी। एक और था इसके साथ में, किरवी। पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। दास है महाराज। जेपी दास, जेक नागलिरी। अब मैं बताऊं इसका सवाल कैसे पूछा गया। अभी तक इसका एक सवाल देखा है मैंने, और कोई सवाल नहीं देखा इसका। और वो सवाल भी बड़ा गजब का था कि पास मॉडल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी अधिगम, और ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। अभी तो हम बुद्धि पढ़ रहे हैं तो आपको याद है बुद्धि, लेकिन जब 150-200 सिद्धांत हो जाएंगे पूरी मनोविज्ञान के, तब हम लोगों को यह तो याद होगा कि पास मॉडल क्या है, लेकिन हम ये भूल जाएंगे कि पास मॉडल को पढ़ा किस तरफ था। भाई बुद्धि में पढ़ा कर होता है ना ऐसा। मैं उदाहरण बताता हूं ना आपको कि आप बहुत ज्यादा वर्टिकल पढ़ लेते हैं किसी चीज को। हॉरिजेंटली सवाल कैसे पूछे जाते हैं? हॉरिजेंटली हम उतर जाते हैं उसकी गहराई में। हमें पास मॉडल का तो पत्ता पत्ता मालूम होगा कि पास मॉडल क्या है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं होगा कि पास मॉडल है किसका। बुद्धि का ऐसा ऐसा होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं ना, रानी क्लियोपेट्रा वाला, वो यही उदाहरण है। यही कारण है कि रानी क्लियोपेट्रा का कितना पढ़ने के बावजूद भी उसका सवाल गलत होना ये कि वो किस देश की रहने वाली है। इसका मतलब यही है। ये पास मॉडल मैंने देखा कि सवाल पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस बात पर ना, सीधे सीधे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस पे तो कंफ्यूज होना ही होना है। सीधे पे अधिगम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अधिगम क्या होता है तो इसमें तो कंफ्यूजन है ही है। तो आप ध्यान रखना, पास मॉडल सिद्धांत जेपी दास, जेक नागलेरी और किरवी ने दिया। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी इस पास की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। लिख लो। ये सिर्फ इसलिए लिखा हमने ताकि कल को ये नहीं कह सके एग्जामिनर की निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है या नहीं है। तो पास मॉडल प्रक्रिया में आएगा, कारकीय में नहीं जाएगा। हाँ, पी मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी क्या होती है? योजना। ए मतलब होता है, ए मतलब भूल गया मैं तो। एक तो अराउजल, ए क्या होता है? अराउजल, हाँ। ए मतलब होता है अटेंशन। अटेंशन को कई स्थितियों में इसको अराउजल भी बोलते हैं ना।
आपको अटेंशन भी मिल जाएगा, अराउजल भी मिल जाएगा। अटेंशन यानी अवधान, और अराउजल यानी उत्तेजना। सिमटलेनियस है ना, इसे यानी होता है सहकालिक। हिंदी में इसको बोलते हैं सहकालिक, मतलब एक साथ घटने वाली घटनाएं। और एक ऐसी यानी होता है सक्सेसिव, यानी होता है अनुक्रमिक, एक क्रम में घटने वाली घटनाएं। लिख लिया? अब तो लिख लिया? बहुत बढ़िया। अगला सिद्धांत लिखो। अगला सिद्धांत लिखो। अरे बिना आवाज के लिख लो रे। जेनसन का सिद्धांत किसने दिया है? वेरी गुड, जेनसन ने। पूरा नाम था इसका आर्थर जेनसन। है? और पीछे करूं क्या? गलत है, इसीलिए कह रहे थे कि आप पीछे कर लो। नहीं तो मेरी बेइज्जती करनी थी तो पीछे क्यों करवाई, फिर ऐसे ही बता देते। बता। बस इतना सही गलत है? नहीं इतना ही है क्या? और बता दे तो खुल के अभी मुझे। ये ले, अब सही है। टी के बाद है? पूरा नहीं करूंगा मैं। पूरा इरेज कर दो। हाँ ले बता। कोई बीच में मत बोलना रे, बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। हाँ 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 बता। अरे रुको अभी, क्या क्या ताली बजा रहे हो, रुको तुम। ये ले मैंने हटा दी इसको। और और
ANE हो गया ना। हाँ, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं रखूंगा मेरी वाली ही। ये लो। कौन सा हटा है? अरे एल और ये लो, ये वापस आ गया। क्या हो गया आपके गड़बड़? तो अब आपकी कॉपी में मैं करूं आके? क्या? ये सहकालिक क्या है? ये कह रहा है कि बुद्धि योजना बनाती है। बुद्धि क्या करती है? ध्यान केंद्रित करती है। और बुद्धि बहुत सारी क्रियाओं को एक साथ घटित करती है, सहकालिक। बहुत सारी क्रियाएं एक साथ, और बुद्धि बहुत सारी क्रियाओं को क्रमिक रूप में घटित करती है, अनुक्रमिक। इतने काम करती है बुद्धि। हैं? अरे रहने दे तो। एन हट गया, ओ हट गया, ई हट गया। हो गया क्या? ये इसीलिए कहा स्लाइड पीछे कर दे ना छोरा, ये तेरा काम है। तो यदि स्लाइड पीछे नहीं करवाता ना, पता ही नहीं लगता किसी को। अब बता दो, ऑर्थर जेनसन का सिद्धांत बताओ, फिर इतना ही बताने वाले हो तो बताओ। लिखो, इन्होंने इन्होंने बुद्धि की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा है। इन्होंने बुद्धि की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा है। बुद्धि की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा है। देखना एक बार। यह कह रही है कि बुद्धि दो प्रकार से कार्य करती है। एक तो साचर्यात्मक लेवल से करती है, और एक करती है संज्ञानात्मक लेवल से। ये तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बुद्धि के दो लेवल पाए जाते हैं। कितने लेवल होते हैं? दो लेवल। इसका मतलब एक तरफ तो बुद्धि काम करती है साचर्यात्मक तरीके से, और दूसरे लेवल में बुद्धि काम करती है संज्ञानात्मक लेवल में। इसमें कोई चेंजेस नहीं। सिर्फ इसने इतना सा बताया कि जो बुद्धि के अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत है, याद आ रहा है आपको? अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत जो हमें करके सिखाते हैं। जब भी बालक करके सीखता है, तो पेशी अधिगम द्वारा सीखता है, तब उसकी बुद्धि किस तरह से कार्य कर रही होती है? शास्त्रीयात्मक रूप में कार्य कर रही होती है। और जब बालक संवेदी अधिगम के माध्यम से सीखता है, तब उसकी बुद्धि किस तरह से काम कर रही होती है? संज्ञानात्मक। अब ये क्लासरूम की बात करता है। ये कहता है कि क्लासरूम में जब बालक व्यवहारवादी अधिगमों द्वारा सीखता है, जब उसकी बुद्धि किस तरह काम कर रही होती है? शास्त्रीयात्मक। और जब वो शिक्षक उसको कौन से तरीके से सिखा रहा होता है? संज्ञानात्मक। तब उसकी बुद्धि कैसे काम कर रही होती है? संज्ञानात्मक स्तर। बस इतनी सी बात है। आर्थर आर्थर जेनसन ने कितने लेवल बताए? दो लेवल। बोले बुद्धि कितने तरीके से काम करती है? दो तरीके से काम करती है। लिख लो। दो भागों में बांटा, लिख लिया ना। नंबर एक लिखो, शास्त्रीयात्मक स्तर। शास्त्रीयात्मक स्तर। शास्त्रीयात्मक स्तर। इसमें लिखो, ये बुद्धि के अधिगम के ये अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों से संबंधित है। ये अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों से संबंधित है। व्यवहारवादी सिद्धांतों से संबंधित है।
और दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा क्या लिखोगे? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक, इसमें क्या लिखोगे? ये बुद्धि के, हाँ अधिगम के रे, ये अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों से संबंधित है। संज्ञानात्मक सिद्धांतों से संबंधित है। हो गया क्या? हो गया तो अगला सिद्धांत लिख लो। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे। जीन पियाजे लिखो। लिखो, इस सिद्धांत का मानना है कि इस सिद्धांत का मानना है कि इस सिद्धांत का मानना है कि बुद्धि एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। बुद्धि एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। इसको हम कंटिन्यू करो। इसको हम बाल विकास में पढ़ेंगे। इसको हम बाल विकास में पढ़ेंगे। अरे लिख लो, तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि इतनी काम करती है, तुम भूल जाओगे उसके बाद बोले ये पढ़ाया तो नहीं सिद्धांत। हाँ हो गया। अगला लिखो। निर्मितवादी अधिगम का सिद्धांत। अगला नाम लिखो। जेरोम ब्रूनर। निर्मितवादी अधिगम का सिद्धांत। यह सिद्धांत भी यह सिद्धांत भी बुद्धि को यह सिद्धांत भी बुद्धि को प्रक्रिया प्रधान मानता है। यह सिद्धांत भी बुद्धि को प्रक्रिया प्रधान मानता है। अधिगम में इसे पढ़ा जा चुका है। लिख लो।
अधिगम में इसे पढ़ा जा चुका है। आपको क्या लगा आपकी बार ऐसे लिखाएंगे इसको हम, तब तक हम नहीं लिखेंगे, हम सोचा लिखेंगे नहीं, है ना। हाँ, मुझे सेट करना आता है रे। समझ गए ना तुम। हैं हैं सर, मुझे एक अधिगम टॉपिक में कंफ्यूजन है, प्लीज दूर करिए। किस मनोवैज्ञानिक का अधिगम व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतः क्रिया का परिणाम है? ये कंफ्यूजन नहीं है, ये सीटेट का सवाल है जो परसों आया है। और अधिगम पूरा पढ़ोगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अधिगम को पूरा पढ़ा जाए तो कोई कंफ्यूजन रहता है क्या? ये कंफ्यूजन आपका दूर होगा बाल विकास में जाकर। अधिगम के सिद्धांत पूरे हो गए। बुद्धि के बुद्धि के बुद्धि के बुद्धि के पूरे हो गए। 10-15 सिद्धांत, 15 सिद्धांत हो गए ना, बस तो पूरे हो गए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि मैंने ये सिद्धांत यहां क्यों लिखवाए? निर्मितवादी अधिगम, संज्ञानात्मक विकास। अरे सुन लो रे, हेलो, सुन लिया जाए मेरी बातों को, अपनी बातों को नहीं सुनाया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि, मैं क्या कह रहा हूं, संज्ञानात्मक विकास जो है ना, ये होगा तो बाल विकास की बात करेगा, ये बालक के विकास की बात कर रहा है। लेकिन बालक जो विकास करता है ना, संज्ञान का विकास करता है। किसका विकास कर रहा है? तब उसे बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? तो जीन पियाजे कहता है कि बालक बुद्धि को यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहा है, फैक्टर के रूप में काम नहीं कर रहा है, प्रोसेस के रूप में काम ले रहा है। इसका मतलब यह सिद्धांत कहता है कि बालक में बुद्धि एक प्रोसेसिंग है। क्या है? प्रोसेसिंग। निर्मितवाद में भी आपको पता हो तो बालक ने बुद्धि को किसके रूप में काम लिया था? याद करो, निर्मितवाद हमने पढ़ा था, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर चिंतन, मनन, तर्क, कल्पना करते हुए बुद्धि को क्या माना उसने कहा कि बुद्धि एक क्या है? प्रोसेसिंग। भाई सीख का बालक कैसे रहा है? सीख तो बुद्धि के कारण ही रहा है, और बुद्धि एक प्रोसेसिंग है। तो पिछली बार एक सवाल दिया गया था और पूछा जा सकता है आपको कि निम्न में से कौन सा बुद्धि को प्रक्रिया प्रदान नहीं मानता है? तब उसमें आपको ध्यान रखना है, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर आ जाए तो इनका संबंध बुद्धि से नहीं रहा है, इनका संबंध तो संज्ञान के विकास से और सीखने से रहा है। लेकिन निश्चित सी बात है कि इन्होंने बुद्धि को क्या मानना है? प्रोसेस मानना है। ठीक है, तो उस टाइम में अपना सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, हो गया, सिद्धांत पूरे हो गए। आगे हेडिंग लगाओ, बुद्धि का मापन। अब मैं आपकी बुद्धि को माप के सामने रख देता हूं कि आप में बुद्धि कितनी है। ये तो यार तूने संबंध ऐसे ही बनाए होंगे इनके साथ, हाँ? ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने संबंध इस प्रकार के नहीं, मुझे बोल के दिखाए हैं। अब नहीं, अब तो होगा घमासान तो, नहीं अब शाम को घमासान तो होगा। निर्मा कह रही सर प्लीज बता दो ना सही क्या होगा, प्लीज बता दो ना। अब प्लीज बताने से क्या हो जाएगा? अब तो सी टिकट का पेपर तो गया। उसके लिए पहले मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा इनको, ऐसे नहीं बताया जाएगा। या फिर उत्कर्ष का एक आप सर्च कीजिए, उत्कर्ष की सीटेट की आंसर की निकली हुई है, उस आंसर की को सर्च कीजिए, पूरा देख लीजिए पेपर। एक बताने से कुछ नहीं होगा। और इसको ऐसे नहीं बताया जा सकता है, इसको कम से कम 5-7 घंटे में बताया जा सकता है। 5-7 घंटे लगते हैं। पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा, जीन पियाजे पढ़ाना पड़ेगा, जेरोम ब्रूनर पढ़ाना पड़ेगा, लेव वाइगोत्स्की पढ़ाना पड़ेगा, आपको कुर्ट लेविन पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपके समझ में आएगा कि ये चीजें है क्या है। बिना पढ़े तो नहीं यार, इतने सस्ते तो नहीं हम।
बिना पढ़े बता दें? नहीं नहीं, पहले पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार बुद्ध ये अधिगम व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतः क्रिया का परिणाम है? ऑप्शन कुर्ट लेविन, जीन पियाजे, कई सारे हैं ऑप्शंस। हाँ, कहाँ है? आ जाएगा? ये कोई नहीं लेके आते हैं। श्री सर जी, एमसीक्यू कब लोगे? किस बात के एमसीक्यू? आपने फीस किस लिए दी है? सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं दी है ना। एमसीक्यू आपके टेस्टों में लिए जा रहे हैं ना, टेस्ट हो रहे हैं ना रोजाना, आपने 500 रुपए में खरीदा होगा वो। हाँ हाँ, तो वो हो जाएंगे। चलो अब बुद्धि का मापन करते हैं। बहुत गजब का बिंदु है बुद्धि का मापन। अब है ना, अब बोरिंग टॉपिक खत्म हो गए हमारे। व्यक्तित्व पे थोड़ी पढ़ लिया हमने। व्यक्तित्व तो बहुत गजब का बिंदु है। अभी तो हमने बुद्धि पढ़ रहे हैं ना, तो अब बुद्धि का हम लोग मापन करेंगे। आप सबकी बुद्धि निकाल निकाल के सामने रखी जाएगी कि इसकी बुद्धि इसी है, इसकी। व्यक्तित्व फिर उससे भी गजब का बिंदु होगा। व्यक्तित्व के बाद में तो सब टॉपिक गजब ही गजब। विशिष्ट बालकन, फिर उसके बाद समायोजन, फिर ओहो बाल विकास। क्या बाल विकास होगा? बालक को हम लोग पैदा करने से लेकर बालक को 18 साल का कर देंगे हम लोग, है गणेश? बालक पर पूरा अधिकार होगा हमारा। लेकिन उसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कौन वंचित रह जाए, कोई भरोसा नहीं है, किसको ऑनलाइन पढ़ना पड़ जाए। और ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा, फिर मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, फिर उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर वो कहेगा इस मास्टर से पढ़ूंगा ही नहीं। फिर वो वंचित रह जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? यदि मैं इसको यहाँ से जिसको बाहर निकालूंगा ना, वो फिर पढ़ेगा नहीं मुझसे, क्योंकि उसको फिर वो हो जाएगी क्या, आई हेट यू, है ना। उसको फिर वो घृणा हो जाएगी, है? पढ़ लिया। हैं? चलो, बुद्धि का मापन। एक सवाल पूछ लो आपसे, काफी टाइम हो गया मुझे सवाल पूछे हुए। तुम आवाज करोगे तो मैं क्वेश्चन बंद कर दूंगा, फिर नहीं पूछूंगा। मुकेश यार, ये बिगड़ा हुआ बेच है। वो जो बेच है ना तेरा गीता भवन वाला, मतलब बच्चे बोलते ही नहीं, उनसे तो मैं जबरदस्ती कहता हूं तुम बोल लो, बोल लो तुम। क्या नए नए आए होंगे? बहुत पुराना बैच है, और बहुत पुराना बैच है। उसमें कम से कम पढ़ा चुका हूं मैं आपसे तो कहीं ज्यादा। उसमें 40-45 घंटे पढ़ाती है, और बच्चे बिल्कुल शांतिपूर्वक चीज सुनते हैं। और ये मजाक वाली बात नहीं है, यहां से कम 2.25 गुणी बातें बताता हूँ, क्योंकि मुझे उनको ये नहीं कहना पड़ता यार तुम चुप हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। मुझे ये बिल्कुल ही नहीं आज तक नहीं कहना पड़ा। मतलब एक बार मैंने उस बैच के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सीरियस कहानी है। उस बैच की आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग लेके पूरी सुन सकते हो, जिसमें मैंने एक बार इस बैच को ये नहीं कहा कि तुम चुप हो जाओ। मैं ये कहता हूं कि यार तुम बोलो। और अबे चैम्बर वाले में तो मैं कह के थक गया कि तुम बोलो यार, कुछ तो बोलो तुम बोलो, कुछ तो बताओ तुम। बच्चे नहीं, कितने तेरे पास? 270। हाँ है। अब आप खुद सोच लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसमें क्या कि बहुत सारी चीजें रह जाती है बीच में, अब वो मुझे भी पता नहीं लगता। फिर मैं सोचता हूँ यार, अब इनको चुप रखूंगा और एक बात बताऊंगा, 5 मिनट लग जाएंगे, रहने दे, अपने तूड़ी लगा इनको, आगे बढ़। ये सोचता हूं फिर मैं। तूड़ी समझते हैं ना, मतलब लाए लगा इनको। हाँ,
भाड़ में जाने दे इनको, मतलब ये होता है इसका। लग जाएगी तो आपका, मुझे क्या जाता है, मैं तो ये सोचता हूं लग जाए तो दोबारा हो। हैं? हाँ। नहीं भाई, अपने पास दोबारा एडमिशन कहाँ से आएंगे, यहीं से तो आएंगे ना, ऐसे बच्चों से आएंगे। अब बुरा लग रहा है आपको, मुझे पता है, लेकिन मुझसे ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है। अब तुम्हारी मर्जी हो तो चुप रह जाओ, और मर्जी हो तो मत रहो, तुम्हारे जैसे डोल है ना वैसे कर लो तुम। हैं? किसमें? किसने कहा? क्या देख रहा है तू, कौन से बैच की बात कर रहे हैं? हाँ, एक शब्द नहीं छोड़ा गया है मैंने इससे और उसमें, एक शब्द का तू चेंज ला देना। तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? हैं? तू मुझे क्या समझ रखा है तूने, मैं बैच को बीच में छोड़ दूंगा? तो उसके नोट्स बता दे, अगर मैं कह रहा हूं वो मान ही नहीं रहा है, वो नोट्स वो तो पूरा लिख रहा है क्या? वो क्लासों में नहीं है मेरी, एक शब्द का चेंजेज नहीं, और यदि मिल जाए तो मुझे बता देना, एक अक्षर। तू तो टॉपिक छुड़वा रहा है मुझसे, ये कह रहा है निर्मितवाद के बाद सीधा ही तू भाग्यान अधिगम वक्र नहीं पढ़ायान। साहित्य से कुछ नहीं होता है बेटा, पूरी बात पता होने से पहले किसी बात की बहस नहीं की जाती। करना ही नहीं है कन्फर्म। मैंने आज तक मेरी दुनिया में 2011 से लेकर आज तक किसी बैच को अधूरा नहीं पढ़ाया। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक में मैंने अधिगम वक्र नहीं पढ़ाया, कोई भी बैच नहीं है। उसमें या तो हो सकता है, मैं बताऊं, तूने ऑनलाइन देखा होगा तो उसमें हो सकता है क्लासें ऊपर नीचे होगी, तुझे एक फोल्डर में क्लासें मिली नहीं होगी, अगले फोल्डर में अगली शुरू हो गई होगी, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है वो जो तेरा है ना, वो बीच में 2 दिन मान लो कहीं जिम में आ गया होगा उसके, या 3 दिन कहीं गांव चला गया होगा, अपने पूरा मिल रहा है ना, बस तो उसको भी गोली मार। हैं? हाँ, हाउ आइडो ब्याह में गेड़ो। बोलने का विकास कम हो सकता है उनमें, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मुझे तो, मैं माथापौड़ी करते करते आपसे तो थक चुका हूं। अब देखो, आप तो चुप नहीं रह रहे हो, देखो आपकी सिचुएशन देखो अभी, देखो इन तीन लड़कियों को देखो, देखो इन तीन को बीच में, मैं मतलब इतनी बकवास कर रहा हूं और उस बात का कोई मतलब नहीं है। इस उम्र में बाहर फेंकने वाले थोड़ी हो आप, ये उम्र बाहर फेंकने वाली है कि तुम्हारी? लिखो, बुद्धि का मापन लिखो। क्या क्वेश्चन पूछने वाला था, क्वेश्चन देखो। देख मुकेश, इनकी सिचुएशन नोट कर, तरीका देख इनका। और अभी इनके आंसर देखना तू, है ना, डोल देखना इनका। नहीं नहीं, इनका डोल देखना, ये जो बोल रहे हैं ना, बोलना बोलना वहां जाता है जहां कुछ आपके पास हैसियत होती है, औकात होती है। बिना हैसियत औकात के यदि बोला जाता है ना, तो वो बोलना मूर्खता कहलाती है। हाँ, हाथ खड़ा करना है ना, और सबको करना है किसी न किसी ऑप्शन पर, क्योंकि कोई कम नहीं है तुम में से। ऑप्शन, सवाल मेरा ये, निम्न में से बुद्धि का मापन होता है, बुद्धि का मापन होता है। तैयार हैं आप लोग? हाँ, देख लीजिए, आराम से गुणा भाग कर लीजिए।
ये जोर जोर से क्या चल रहा है? तुम मतलब मनन भी बाहर करते होगे तुम। लेव वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा 4-5 साल का होता है ना, 4 साल का, तब तक वो आउटर स्पीच करता है, तब तक वो अपने आप बातें करता है खेलता खेलता, उसके बाद तो बच्चा भी शांत हो जाता है। और तुम तो बच्चे के। हाँ, तैयार हो? ऑप्शन ए, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, ढंग से गिनने दो मुझे। हाँ, वेरी गुड, 13 आदमी है। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया है, 15% लोग हैं। ऑप्शन सी, वेरी गुड, यही 15% लोग हैं। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया है। कितने लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया? वो हाथ खड़े करो। पड़ोसी हाथ खड़े करवाओ जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया है। अरे हाथ ही खड़ा करवाने, जीभ खड़ी नहीं करवानी है उनकी। मतलब क्या लोग है तुम, हैं? ऑप्शन बी, हाँ तुम भी करो, ऑनलाइन वालों तुम भी बहुत लिखते हो, लिखो। अब सुनो मेरी बात। मापन आप लोग पढ़ चुके हैं क्या? नहीं पढ़ चुके? अरे मापन और मूल्यांकन नहीं पढ़ेगा? पढ़ लिया? तो शिक्षण अधिगम में मापन अलग होता है क्या यार? यहां अलग होता है क्या मापन? मूल्यांकन यहां अलग होता है क्या? हद कर रहे हैं ना। पढ़ ली पूरी टीचिंग मेथड और मुझे कह रहे हैं कि नहीं मापन मूल्यांकन नहीं पढ़ा है। देखो सुनो, उनके अनुसार मापन कैसे होता था, क्या होता था, इतना मैं नहीं जानता हूं। मैं तो केवल आपको यह बता सकता हूं कि यदि सामान्यतः हम लोग व्यापक दृष्टिकोण से देखें ना, तो 2 प्रकार से मापन किया जा सकता है। एक मापन किया जा सकता है मात्रात्मक रूप से। किस रूप से? दूसरा मापन किया जा सकता है गुणात्मक रूप से। ठीक है? अच्छा, ये जो बुद्धि का मापन होता है ना, ये बुद्धि का मापन हम लोग किसके रूप में करते हैं? आईक्यू। किसके रूप में करते हैं? आईक्यू। और जिस व्यक्ति की आईक्यू शो होती है वो बिल्कुल मीडियम साइज का होता है। 100 से नीचे आती है तो मंदबुद्धि हो जाता है, 100 से ऊपर चली जाती है तो उच्च बुद्धि हो जाता है। समझ पा रहे हैं? आईक्यू 0 से शुरू होती है ना, 1 से, मतलब किसी में आईक्यू 0 भी हो सकती है, ऐसा भी है। आईक्यू 0 से शुरू होकर और सामान्यतः आईक्यू चलती है 145-50 तक। मतलब सामान्यतः मतलब 145, उसके ऊपर तो बहुत रेयर केस में व्यक्ति मिलते हैं। जैसे आइंस्टीन की आईक्यू 161 के आसपास थी, 161 के आसपास थी आइंस्टीन की आईक्यू। और आइंस्टीन का तो हम लोग मुकाबला क्या ही कर पाएंगे, तो हमारी आईक्यू तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इतनी हो सकती है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि बुद्धि का मापन हमेशा आईक्यू के रूप में किया जाता है। फिर मैं कह रहा था मापन 2 प्रकार का होता है, एक मात्रात्मक होता है, एक कौन सा होता है? गुणात्मक होता है। ये जो मात्रात्मक मापन होता है ना, कि मात्रात्मक मापन, ये किसी वस्तु का मूल्यांकन या विशेष जो उस वस्तु का जो मापन किया जाता है ना, वो किसी मात्रा के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मात्रा के रूप में किया जाता है। और गुणात्मक मापन में उसकी विशेषताओं को गुणों के रूप में, इसकी विशेषताओं को मात्रा के रूप में मापा जाता है, इसकी विशेषता को गुणों के रूप में। जैसे मान लो मात्रा के रूप में मैं कहूं कि 5 लीटर, 3 फीट, 2 किलोमीटर, 6 किलो, ये मैंने मापन किया है ना विशेषताओं का। किस रूप में किया है? किस रूप में किया है? मात्रा के रूप में किया है। किस रूप में किया है? मात्रा के रूप में मैंने मापन किया है। यदि मैं कहता हूं ना छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा, ज्यादा, कम, अधिक, ये जो मापन होता है ना, ये विशेषताओं का मापन तो हुआ है, लेकिन किसके रूप में हुआ है? गुणों के रूप में हुआ है। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, कमतर, ज्यादातर, बेहतर, ये जो मापन हो रहा है ना, ये मापन किस रूप में हो रहा है? गुणों के रूप में। उसकी विशेषताओं को ही माप रहा हूं मैं, लेकिन उसकी विशेषताओं को एक तो सीधा सीधा मात्रा के रूप में माप ले, और एक सीधा किसके रूप में माप ले? गुणों के रूप में माप ले। ये जो मात्रात्मक मापन होता है ना, ये फिर
हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं इसको। एक होता है खंडित मात्रात्मक और दूसरा होता है अखंडित मात्रात्मक। अच्छा, खंडित मात्रात्मक मापन वह होता है, खंडित मात्रात्मक मापन वह होता है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जो पहले से टुकड़ों में बांटा गया हो, इसके और खंड नहीं किए जा सकते, वो तो होता है खंडित मात्रात्मक। और जिसके पहले से और टुकड़े नहीं है, वो उसके और टुकड़े किए जा सकते हैं, वो होता है अखंडित। नहीं मामला काबू में बेटा। जैसे मैं यहां कहता हूं कि इस क्लास में 50 स्टूडेंट है, मैंने क्या कहा, इस क्लास में 50 स्टूडेंट है। पहली बात तो मुझे बताओ, मात्रात्मक है गुणात्मक है ये मापन? मात्रात्मक। मात्रात्मक में ये खंडित है कि खंडित है? अरे खंडित है, इसके और क्या टुकड़े किए जाएंगे? नहीं किया। मैं कहता हूं इस क्लास में 40 से 50 स्टूडेंट है, मापन तो मात्रात्मक ही भाग नहीं हुआ, लेकिन क्या ये टुकड़ों में है क्या? नहीं है। इस ये 40 से लेकर 50 के बीच में किसी भी मान को ग्रहण कर सकता है, इसका मतलब इसको और टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। समझ पा रहे? जैसे मैंने ये कहा कि इस बालक का, ये बालक 20 साल का है। कितने साल का है? 20 साल का है। बताओ मापन कौन सा हुआ? खंडित मात्रात्मक हुआ, वाग नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ये बालक 18-20 साल का है, अखंडित मात्रात्मक है कि नहीं है? अच्छा, बुद्धि का मापन आईक्यू के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? आईक्यू। और जिस व्यक्ति की आईक्यू निकाली जाती है ना, वो करेक्ट निकाली जाती है कि तेरी आईक्यू 110 है, इसकी 111 है, इसकी 115 है, चाहे पॉइंट में भी निकाली जाए, लेकिन उसको और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। बताओ बुद्धि का मापन कैसा होता है? खंडित मात्रात्मक मापन होता है। हो गया ना? डोल देख लिया? एक लाइन लिखो तो। लिखो, बुद्धि का मापन, बुद्धि का मापन खंडित मात्रात्मक प्रकार का होता है। बुद्धि का मापन खंडित मात्रात्मक प्रकार का होता है। बुद्धि का मापन खंडित मात्रात्मक प्रकार का होता है। हो गया? एक सवाल और पूछ लो क्या? गलत तो करोगे तुम? रजिस्टर बंद कर रहे हो क्या? कर लो, करो करो, एक बार रजिस्टर बंद करो तुम, फिर देखो मैं क्या हाल बनाता हूं तुम्हारे। आज मतलब ये इतने होशियार हो गए हैं आजकल हमारे स्टूडेंट, इनको पता है कि अब 55 हो गए हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो अब लिखवाएंगे तो कुछ भी नहीं है। इतने होशियार हो गए? हाँ डाल लो। अच्छा फिर लिखो ये एक बार, लिखो, कल पूछेंगे क्वेश्चन, पहले लिखो, लिखो। हाँ पूछ लूंगा मैं, लिखो तुम। बुद्धि का मापन लिखा है ना आपने? फिर आपने लिखो, लिखो गाल्टन सिटी परीक्षण, गाल्टन सिटी परीक्षण, गाल्टन सिटी, अरे वो सिटी बजाए, वो सिटी बजाने वाली, गाल्टन सिटी परीक्षण एवं सेगुन, सेगुन फॉर्म बोर्ड परीक्षण, सेगुन फॉर्म बोर्ड परीक्षण विश्व के, विश्व के विश्व के प्रारंभिक बुद्धि परीक्षण है, विश्व के प्रारंभिक बुद्धि परीक्षण है। विश्व के
प्रारंभिक बुद्धि परीक्षण है। एक बार मेरे सवाल का जवाब दो, अभी आगे और लिखवाऊंगा मैं, चाहे तुम कितना भी बंद कर दो रजिस्टर, मैं गेट नहीं खोलूंगा। नहीं, आज तुम्हें तंग करके रखा जाएगा ना। सवाल सुनो, सवाल सुनो, मैं बताता हूं। एक तो है बुद्धि ऑप्शन, एक है बुद्धि लब्धि, एक है मानसिक आयु, एक है तैथिक आयु। तैथिक आयु मतलब वास्तविक आयु, मानसिक आयु मतलब मेंटल एज। एमए की बात कर रहा हूं, ये सीए है, ये आईक्यू है बुद्धि लब्धि, और ये क्या है? बुद्धि है। निम्न में से बुद्धि परीक्षण द्वारा, पहले फेंकना नहीं है एक ने भी, निम्न में से बुद्धि परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, सोच लो आराम से। ये रजिस्टर अंदर डालने वाले मेहमानों, हाँ बताओ, देंगे? तैयार हैं? बुद्धि परीक्षणों द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? सवाल ये है, बुद्धि परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? देखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, देख इतने अंधे हैं ना। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 90%। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, 9 लोग। ऑप्शन डी, तैतिक आयु, एक व्यक्ति। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। इसका स्पष्टीकरण कल दूंगा, लेकिन आज एक लाइन लिखो। क्या लिखा है? गाल्टन सिटी परीक्षण एवं सेगवन फॉर्म बोर्ड परीक्षण, फॉर्म बोर्ड परीक्षण विश्व के, क्या लिखा है? प्रारंभिक बुद्धि परीक्षण है, जो अरे गेट को बंद करना भाई, पीछे से किसी को नहीं निकलने देना। जो मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक है, जाओ।